Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. In this video we are going to discuss about cooperative learning. ठीक है, cooperative learning क्या होती है, उसके क्या क्या advantages हैं, what are the disadvantages of it, हम किस तरह से इसको educational assessment में यूज़ करते हैं, क्या क्या theories हैं इससे related, its introduction, इसकी importance, हम हर एक चीज़ डिटेल डिस्कस करेंगे in this video. तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन कि कोऑपरेटिव लर्निंग है क्या. अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें सो यू कैन सी कि अगर आपस में मेंबर्स सोसाइटी के कोऑपरेट ना करें, ये मिलकर काम ना करें, तो सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव. सोसाइटी सर्वाइव ही नहीं कर सकती. क्यों? सोसाइटी इसलिए सर्वाइव कर रही है, मैन इसलिए सर्वाइव कर रहा है क्योंकि सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और सर्वाइवल पॉसिबल बना रहे हैं. सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है हमारे एजुकेशन सेक्टर में कि अगर कोई कोऑपरेशन के साथ काम होगा then the educational institutions or the educational process will be done fastly और बहुत ही अच्छे और इफेक्टिव तरीके से वो कंप्लीट होगा, कोऑपरेटिव लर्निंग होगी. लेकिन अगर कोई आपस में इंटरेक्ट ना करे तो लर्निंग उस तरह से इफेक्टिव नहीं होगी. हम इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये डिस्कस करते हैं एजुकेशनल असेसमेंट में कि किस तरह हम स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाकर उनको इंटरेक्ट करवा कर एक कोऑपरेटिव लर्निंग का एक मेथड डेवलप कर सकते हैं और वो एक लर्निंग का एस्पेक्ट फुलफिल करने के लिए हम ये मेथड बनाते हैं. सबसे ज़्यादा जो मेजर इसका पार्ट है वो है वर्किंग इन ग्रुप, यानी हम ग्रुप्स में वर्क करके एक लर्निंग करते हैं जिसको हम कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं. ठीक है, कोऑपरेटिव एजुकेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड मेथड है, एक ऐसा प्लान है जिसके थ्रू हम क्लासरूम की एजुकेशनल, यानी कि जो हमने एजुकेशनल उससे आउटकम्स लेने होते हैं उसको कंबाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे एक 40 की क्लास है और वहाँ पर 8 ग्रुप्स बना दिए जाएं 5 स्टूडेंट्स के, वो सब ग्रुप्स आपस में मिलकर काम करें. अब हम जो हमें उनसे रिजल्ट मिलेगा, जो आउटकम मिलेगा, वो कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू मिलेगा क्योंकि वो आपस में इंटरेक्ट करके, कोऑपरेट करके, आपस में कम्पीट कर कर वो स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, एक कोऑपरेटिव एजुकेशन एक्सपीरियंस को हम कॉप भी कहते हैं और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्लासरूम के स्टूडेंट्स को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और उनके ग्रुप्स बनाते हैं कि वो न्यू कॉन्सेप्ट्स डिस्कवर करें और एक दूसरे की हेल्प करें. वो स्टूडेंट्स जो कि ग्रुप में काम करते हैं और वो स्टूडेंट्स जो इंडिविजुअल काम करते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. हर किसी का तरीक़ाकार अलग होता है, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्रुप स्टडी. अब ग्रुप में देर इज़ फन, देर इज़ इंजॉयमेंट, देर इज़ कॉपरेशन, हर चीज़ है जो कि ग्रुप में आ जाती है एंड इट हैज़ मैनी एडवांटेजेस. इम्पॉर्टेंस, कोऑपरेटिव लर्निंग की हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंस है. नंबर 1, इट इनकरेजेस द अचीवमेंट. ठीक है, जब ग्रुप्स में कंपटीशन आता है, जब ग्रुप्स आपस में compete करते हैं, दे ट्राई टू वर्क इन अ पॉजिटिव सेंस. वो आपस में उस तरह की कंपटीशन नहीं करते कि हमें वो आगे क्यों जा रहा है, ये क्या हो रहा है, लाइक इस तरह की नहीं. वेरी पॉजिटिव सेंस में कंपटीशन होता है और पढ़ाई के लिए, सक्सेस के लिए अ पॉजिटिव कंपटीशन इज़ वेरी नेसेसरी. ठीक है, और इसी के थ्रू आपकी अचीवमेंट की इंकरेजमेंट होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सको. एक्टिव लर्निंग, जब एक ग्रुप में आप काम करते हो तो आपको करना ही पड़ता है. डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल्स, एक ग्रुप में हो सकता है एक स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर्स में ज़्यादा हो, यानी कि वो सॉफ्ट स्किल्स उसकी अच्छी हों. हो सकता है एक स्टूडेंट की राइटिंग स्किल्स अच्छी हों, एक की स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हों. तो जब आप सारी स्किल्स के लोग एक ही ग्रुप में काम करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल्स ज़्यादा होती हैं. ठीक है, मोस्ट बिजनेसेस क्रिएट टीम्स. इट्स वेरी कॉमन कि जो बिजनेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो टीम्स बनाकर काम करते हैं. इट डेवलप स्किल्स नेसेसरी टू बी अ टीम प्लेयर. कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरीज, कोऑपरेटिव लर्निंग की हमारे पास 2 थ्योरीज हैं. एक है स्ट्रक्चर प्रोसेस आउटकम थ्योरी एंड द सेकंड वन इज सोशल इंटरडिपेंडेंस थ्योरी. हम इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे. स्ट्रक्चर प्रोसेस आउटकम थ्योरी इज़ वेरी सिंपल, यानी कि ये 3 वर्ड्स पे बेस करती है. नंबर 1 इज स्ट्रक्चर, देन प्रोसेस एंड नंबर 3 इज द आउटकम. स्ट्रक्चर हमारे पास मतलब ये है कि जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, जो इस सारे प्रोसेस को डील कर रहा है, वो इंस्ट्रक्शंस बनाएगा. वो ये प्लान करेगा कि मैंने कोर्स को किस तरह से डिवाइड करना है, किस तरह से ग्रुप्स बनाने हैं, मैंने किस तरह से मैं उस कोर्स को स्ट्रक्चर करूँगा, कंस्ट्रक्ट करूँगा. आफ्टर दैट होता है प्रोसेस. प्रोसेस का मतलब है कि जब आपका एक कोर्स स्ट्रक्चर हो चुका है तो आपने फिर ये डिसाइड करना है हाउ द ग्रुप्स विल इंटरेक्ट, हाउ द स्टूडेंट्स विल कॉपरेट विद ईच अदर. फिर प्रोसेस होता है कि वो आपस में कॉपरेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. जब मिलकर काम करते हैं तो हमारे पास आता है रिजल्ट्स. दैट इज़ द थर्ड एंड लास्ट स्टेप, आउटकम.
तो पहले हमने कोर्स स्ट्रक्चर किया, देन वी डू प्रोसेस एंड आफ्टर दैट वी गेट द रिजल्ट्स. तो देर आर 3 वर्ड्स इन द थ्योरी: स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड आउटकम. इन्हीं 3 वर्ड्स पर ये थ्योरी बेस करती है. नेक्स्ट वी हैव सोशल इंटरडिपेंडेंस थ्योरी. इसमें सबसे पहले तो मैं इंटरडिपेंडेंस का वर्ड एक्सप्लेन कर दूं. इंटरडिपेंडेंस मीन्स टू डिपेंड ऑन समवन इन अ पॉजिटिव सेंस, लाइक म्यूचुअल डिपेंडेंस. म्यूचुअल डिपेंडेंस का ये मतलब कि आप किसी एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हो. यू आर नॉट टोटली डिपेंडेंट. यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि यू आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन सम अदर पर्सन कि वही सब काम करे. यू ऑल आर म्यूचुअली कनेक्टेड विद ईच अदर. यू ऑल आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट. ठीक है, कि आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हो किसी ना किसी स्किल की वजह से, क्योंकि ग्रुप वर्क है ना, तो ग्रुप वर्क में सबको कोई ना कोई काम करना पड़ता है. एंड नेक्स्ट, डायनेमिक बिहेवियर्स. अब सोशल जो इंटरडिपेंडेंस थ्योरी हमारे पास है, ये एक ऐसी एग्जांपल है इंटरेक्शन की जिसमें आप थ्योरी भी करते हो, रिसर्च भी करते हो, प्रैक्टिस भी करते हो. और ये एक ऐसी थ्योरी है जिसके थ्रू इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट करते हैं और फिर वो रिजल्ट्स शो करते हैं. ठीक है, interdependence, again I am saying it's in a very positive sense that you depend on each other in a very positive way. You are not totally depending on each other, you are just depending on each other mutually. तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग. या हर चीज़ के कोई ना कोई उसूल होते हैं, इसी तरह कोऑपरेटिव लर्निंग के भी प्रिंसिपल्स हैं. नंबर 1 इज पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस. मैंने अभी इस चीज़ को डिस्कस किया कि व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस, देन यू आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ऐसा नहीं है कि एक ही स्टूडेंट पर सारा बर्डन डाल दिया जाए. सब ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें वर्क डिवाइड होगा और वो एक साथ काम करके आउटकम्स देंगे. फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन होती है. आप जब ग्रुप में काम करते हो तो आपकी ग्रुप स्टडी के बेसिस पे ही आपकी इंटरेक्शन होती है. अकाउंटेबिलिटी होती है, ग्रुप अकाउंटेबिलिटी भी होती है, इंडिविजुअल भी. आप ग्रुप में किस तरह काम कर रहे हो तो वो एक ओवरऑल रिजल्ट है. ठीक है, तो एक इंडिविजुअल किस तरह ग्रुप में काम कर रहा है वो उसकी अपनी बात है. सोशल स्किल्स बहुत डेवलप होती हैं, यानी कि जब आप इंटरेक्ट करते हो तो आप अपने सोशल बिहेवियर्स को भी शो करते हो. तो यहाँ पर आपकी बिहेवियर अकाउंटेबिलिटी भी होती है. ठीक है, एंड ग्रुप प्रोसेसिंग. अब जब मैं अगर इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी की बात करूँ, अब हमेशा ऐसा होता है कि एक ग्रुप को एक स्टूडेंट लीड कर रहा होता है. तो जब उस ग्रुप को एक स्टूडेंट लीड कर रहा होता है, इट मीन्स डैट उस स्टूडेंट के अंदर एक स्किल आ रही है. कौन सी स्किल? लीड करने की स्किल. ठीक है, जो एक लाइक लीडिंग स्किल होती है कि उसके अंदर एक कंप्लीट लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ आ रही हैं. तो वो एक इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी या इंडिविजुअल स्किल में भी हमारे पास एक फ़ायदा होता है कोऑपरेटिव लर्निंग का. फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग वेरी सिंपल. देयर आर 3: फॉर्मल, इनफॉर्मल और लॉन्ग टर्म. इसको बहुत सिंपल वे में डिफाइन करूंगी कि फॉर्मल हमारे पास ऐसी चीज़ होती है जो कि एक इंस्टीट्यूशन में एक प्रॉपर प्लान, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ की जाए. डैट इज़ फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग. यानी कि हम स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दें कि इस टाइम पीरियड के लिए यू आर अ ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल, अगर यूनिवर्सिटी का एक सेमेस्टर है, आपके कॉलेज का एक साल है, या आपके स्कूल का एक साल है, किसी भी क्लासरूम का एक सेशन है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सिटी. ठीक है, आपके अगर 4 मंथ का सेमेस्टर है तो उस 4 मंथ के लिए अगर एक टीचर क्लास में ग्रुप्स बना दे और कहे कि इस पूरे सेमेस्टर के लिए आप लोगों ने इन ग्रुप्स में काम करना है एंड यू हैव टू अचीव दिस थिंग, कि आपने प्रेजेंटेशंस उसमें देनी है, आपने असाइनमेंट्स ग्रुप्स में बनानी है. तो ये सारी चीज़ें आएंगी फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग में. ठीक है, कि आप एक ऐसे टाइम पीरियड के लिए एक कुछ ऐसे ग्रुप्स बना दो जो मिलकर काम करें और वो लर्निंग गोल्स को अचीव करें. इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग इज समथिंग कि आप स्टूडेंट्स के ग्रुप्स तो वैसे ही बनेंगे. ठीक है, आप स्मॉल ग्रुप्स बना दो लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लासरूम है 45 मिनट्स की और एक टीचर क्लास में एंटर होता है और वो कहता है कि आई एम मेकिंग ग्रुप्स. आपने करना क्या है कि आपने ये टॉपिक पढ़ना है, ग्रुप्स में डिस्कस करें और मेरे साथ फीडबैक शेयर करें. तो ये होगी इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग. यानी कि आप कुछ टाइम पीरियड के लिए ग्रुप्स बनाओ, स्टूडेंट्स को हेल्प करो कि वो आपस में इंटरेक्ट करें, आपस में पढ़ें फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन, और फिर उसका फीडबैक दें, उसको प्रोसेस करें. ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो टीचर को बहुत एसिस्टेंस मिल जाती है कि वो कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करे, कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई है वो कवर करे, और इट्स वेरी इजी और बहुत कम टाइम में आप ग्रुप में काम ख़त्म करते हो बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल काम करो. और इससे फ़ायदा ये होता है कि टू क्विकली रीकैप ऑन द की पॉइंट्स इन द लेसन. फॉर एग्जांपल, अगर टीचर ने एक चैप्टर दे दिया है एक 4 ग्रुप्स के स्टूडेंट को, 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप को, और उनको कहा है कि यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर एंड गिव द फीडबैक टू मी. तो वो ग्रुप क्या करेगा कि उस पूरे चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा.
फोर स्टूडेंट्स वो 4 पार्ट्स को रिवाइज करेंगे और फिर टीचर के साथ फीडबैक शेयर करेंगे। तो वो काम जो 1 घंटे में होना था वो यहाँ पर 15 मिनट में हो गया। तो ये फायदा है इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग का। नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव लर्निंग। जो लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन है वो इस तरह से स्ट्रक्चर की जाती है, ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म चलना होता है, काफ़ी टाइम के लिए चलना होता है, यानी कि स्टेबल मेंबरशिप बना दी जाती है। ऐसा होता है ज़्यादातर बिजनेस में, कंपनीज में, कि आप ऐसे ग्रुप्स बनाओ जिन्होंने लॉन्ग टर्म चलना हो। हाउ टू असेस कोऑपरेटिव ग्रुप वर्क, ठीक है, कि आप किस तरह से असेस करते हो कोऑपरेटिव ग्रुप वर्क को। अब ये 2 तरीके हैं, एक प्रोसेस लेवल और एक है प्रोडक्ट लेवल। ये प्रोडक्ट लेवल और प्रोसेस लेवल अप्रोचेज है बेसिकली। इसकी मैं एक एग्जांपल दूं कि प्रोडक्ट अप्रोच जो होती है ना वो इस चीज़ पर फोकस करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई राइटिंग टास्क असेस करना चाह रही हूँ तो वो अप्रोच जो कि ये फोकस करेगी कि राइटिंग टास्क में लर्नर ने क्या इमिटेट किया, उसने क्या कॉपी किया, उसने क्या चीज़ चेंज किया, ठीक है, टीचर ने किस तरह के मॉडल सप्लाई किए, सही है। यानी कि एंडिंग प्रोडक्ट लेवल होता है, जो एंड पे रिजल्ट आता है, एंड पे आउटकम आता है, उसकी हम पूरी बात करेंगे। लेकिन प्रोसेस लेवल है स्टेप्स इन्वॉल्विंग, यानी कि अगर मैंने एक टास्क दिया है एक ग्रुप को कि आपने मुझे एक एजुकेशन के ऊपर एक पैराग्राफ लिख के देना है, तो उसमें प्रोसेस लेवल वो होगा कि स्टूडेंट्स किस किस तरह से किन स्टेप्स में इन्वॉल्व होकर वो पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, वो होगा मेरे पास प्रोसेस लेवल। बट एट द एंड जो मेरे पास पूरा एक प्रोडक्ट मेरे पास रिसीव होगी, जो पूरा पैराग्राफ वो लिख के मुझे दे देंगे, वो होगा प्रोडक्ट लेवल, कि मैं उसको असेस करूंगी कि स्टूडेंट ने क्या सीखा है न्यू, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं असेस करने के कोऑपरेटिव ग्रुप वर्क को। अब जैसा कि मैंने कहा था हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहली बात है एकेडमिक गेन्स। आप एक ग्रुप में काम करते हो तो आपको अच्छी अचीवमेंट्स मिलती हैं। पॉजिटिव वर्किंग रिलेशंस, जब आप आपस में काम कर रहे होते हो तो एक पॉजिटिव रिलेशन बन जाता है। हायर लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम, लेस नीड टू डिसिप्लिन। जब आप ग्रुप में काम कर रहे होते हो तो आप बहुत इनफॉर्मल होकर एक बड़े ही फ्रेंडली मैनर में आप काम करते हो, ठीक है। मोर टाइम फॉर पेयर लर्निंग एंड टीचर असिस्टेंस। जब आप एक ग्रुप में हो, टीचर को ग्रुप में टाइम देना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि एक एक स्टूडेंट को अलग अलग जाकर टाइम दे। एंड बेनिफिट्स लोअर अचीविंग स्टूडेंट्स। मोस्टली ग्रुप्स इस रैंक में बनाए जाते हैं कि अगर 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो उसमें एटलीस्ट 2 लाजमी पढ़ने वाले हों, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मेंटल कैपेबिलिटी रखते हों, ताकि जो बाकी 3 हैं जो थोड़े से एवरेज माइंड के या लो उनकी पोजीशन है क्लास में, तो वो थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करें, वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़े और लर्निंग में उनका ज़्यादा रोल हो। नेक्स्ट वी हैव डिसएडवांटेजेस। अब होता क्या है, स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन वन अनदर। कभी कभार ऐसा होता है इस ग्रुप वर्क में कि एक ही स्टूडेंट सारा काम करता है और बाकी सब फ़ायदा उठाते हैं। वो इंटरडिपेंडेंस नहीं बल्कि डिपेंडेंस शो करते हैं, जो कि इसका बिल्कुल भी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। मैंने बताया था इंटरडिपेंडेंस इन समथिंग, कि आप जब एक दूसरे पर डिपेंड करो बट वेरी पॉजिटिव सेंस, इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस, ठीक है। हॉग्स एंड लॉग्स, यहाँ पर हॉग्स एंड लॉग्स का मतलब ये है कि अगर एक ग्रुप है उसमें एक स्टूडेंट है जो सारा काम कर रहा है, वो है हॉग, ठीक है, और एक स्टूडेंट है और बाकी जो 4 स्टूडेंट्स हैं वो कुछ नहीं कर रहे और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि जब पहला स्टूडेंट सारा काम करके देगा तो हम अपना अपना वर्क सबमिट करवा देंगे, तो दैट इज लॉग्स, ठीक है। तो हॉग्स एंड लॉग्स का मतलब ये होता है कि आप म्यूचुअली काम नहीं कर रहे, एक ही स्टूडेंट पे आपने सारा बर्डन डाला है और वही आपको सब काम करके दे रहा है, ठीक है। अ लॉट ऑफ टॉकिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर दोस्तों का ग्रुप बन जाए तो वो पढ़ाई से ज़्यादा तो बातें कर लेते हैं, तो एक ये डिसएडवांटेजेस है। एंड नंबर 1 लास्ट इज डिफिकल्ट टू ग्रेड, कि आपको मार्किंग करना मुश्किल हो जाता है। वाई? बिकॉज आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि किसने ज़्यादा काम किया है, किसने कम काम किया है, या किसका कितना ज़्यादा रोल है। तो एक कभी कभी ऐसा होता है कि एक ग्रुप असेसमेंट मिल जाती है, सारे ग्रुप को सेम मार्क्स मिल जाते हैं, कभी कभी किसी को ज़्यादा किसी को कम मिल जाते हैं। सो दिस इज समथिंग के ये एक डिसएडवांटेज में आता है। तो सिंपली अगर मैं इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करूं, अगर आप पॉजिटिव सेंस में कोऑपरेटिव लर्निंग को लें तो टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, ठीक है, कि अगर आप एक टीम में काम करते हो देन यू कैन अचीव योर ड्रीम्स। लेकिन अगर आप एक दूसरे पर डिपेंड करना शुरू कर दो तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। सो द मेन कंक्लूजन एंड द मेन रीजन ऑफ हैविंग द कोऑपरेटिव लर्निंग इज टू इन्हांस द लर्निंग इन स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टडी का शौक पैदा करना, स्टूडेंट्स को आपस में इंटरेक्ट करवाना, सोशल बिहेवियर्स को अच्छा करना। तो बहुत से फ़ायदे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स। सो थैंक यू सो मच।